नमस्कार दोस्तों, मैं बियानी टीवी से डॉक्टर संजय बियानी। पिछले 24 साल से एजुकेशन में और एजुकेशन को बारीकी से देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है एजुकेशन की, वो बात है बीएड, एमएड और एसटीसी एजुकेशन की। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर डीपी सिंह जी। तो डीपी सिंह जी जो है वो बहुत लंबे समय से बीएड, एमएड और एसटीसी एजुकेशन के साथ जुड़े रहे हैं और बहुत बारीकी से इस एजुकेशन को देख रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो भी आप देखते हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का एक पॉपुलर कम्युनिटी रेडियो भी आप संचालित करते हैं। आप बहुत ही क्रिएटिव है, आप बहुत इनोवेटिव है, आप बहुत एनालिटिकल है। और मैं चाहता हूं कि आज एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन प्रॉब्लम्स और एजुकेशन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उस पर हम यहाँ बात करें। तो हमारे टीवी पे आने के लिए सर आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर। आज सर हम ये देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल पद्धति पर आधारित था। हम लोग जो है गुरुकुल पद्धति से पढ़ते थे, इनोवेटिव तरीके से पढ़ते थे, नई बातें सोचते थे। जब से ब्रिटिश राज आया हमारे को सिलेबस में बांधा गया, हमारे को नियमों में बांधा गया, हमारे टीचर को कलेक्टर के अंडर में डाला गया। और आज भी हम स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी लगभग ऐसी माहौल में है। मुझे नहीं लगता एजुकेशन आज भी आज़ाद हुई है। एजुकेशन में क्रिएटिविटी और इनोवेशन आज भी आया है। उस समय ऐसा समय था जब हमारे को सर्वेंट्स की जरूरत थी, तो हमें सिलेबस में बांधा गया और लिमिटेड नॉलेज में डाल दिया गया। आज भी वो दौर चल रहा है। आज भी आप देखेंगे तो बीएड एजुकेशन के सामने नई नई चुनौतियां हैं। इतना सिलेबस, इतने आवर्स, है ना, इतने रेगुलेशंस, यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन, यूजीसी का रेगुलेशन, एनसीटी का रेगुलेशन, और अभी हाल ही में क्यूसीआई एक नई किसी प्राइवेट बॉडी को एक्रेडिटेशन का काम दे दिया गया। देखिए, जब इतना समय के बाद में सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लोगों को स्वतंत्रता जब तक काम करने की नहीं मिलेगी, लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे, तो किस तरह से हम इस एजुकेशन को आगे ले जाएंगे। इन्हीं सब बातों पर हम आज विचार करेंगे। और हम सर से ये जानना चाहेंगे कि बीएड एजुकेशन में, क्योंकि सर पूरे जीवन उसके साथ जुड़े रहे और बीएड एजुकेशन को बहुत बारीकियों से देखा है, तो बीएड एजुकेशन की में सबसे बड़ी चुनौतियाँ इस समय हमारे सामने क्या है सर? देखिए, भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, बिल्कुल ये सही है। और जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं वो किसी भी राष्ट्र के निर्माण की नींव है। अध्यापक शिक्षा इसे हम कह सकते हैं। और अध्यापक शिक्षा के लिए व्यवस्थित प्रयास अगर कोई हुआ तो आज से 49 साल पहले 1968 में जब कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई, सौभाग्य से वो राजस्थान के ही थे, और उन्होंने सबसे पहले कहा कि अध्यापक शिक्षा का कुछ अलग कैडर बनाया जाना चाहिए। उनके रिकमेंडेशन के आधार पर मिनिस्ट्री में एक एडवाइजरी कमेटी बनी और एडवाइजरी कमेटी को और ज़्यादा फॉर्मल बनाने के लिए एनसीईआरटी में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसके लिए उस समय के जो शिक्षाविद थे प्रोफेसर विज साहब और प्रोफेसर जी चौरसिया साहब, इन्होंने एक विजन करा कि नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा और पूरे देश में अध्यापक शिक्षा को मजबूत करने के लिए इसे कोई एक और औपचारिक संगठन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। और उन्होंने एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का गठन करा, उसकी ड्राफ्टिंग करी और उस समय की सरकार के सामने कहा कि अध्यापक शिक्षा, सामान्य शिक्षा जो पूरे देश में हम यहाँ के व्यक्तित्वों के निर्माण के लिए जो शिक्षा चला रहे हैं उसका बेस है और उसे एक नए रूप में होना चाहिए। 3 आधार उस समय मुख्य रूप से लिए गए थे कि हम जो बिखरी हुई अध्यापक शिक्षा है उसके प्रशासनिक ढांचे को ठीक करें, और इसके साथ ही दूसरा इम्पोर्टेंट जो था, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एनसीटी का था, जिसको हम भूल चुके हैं, एनसीटी भूल चुकी है, वो था कि हम रिसर्च करें, इनोवेशंस करें और रिसर्च और इनोवेशन को एक्सटेंशन दें, हम उसको ग्रास रूट तक लेके जाएं। और इसके लिए कहा कि हम हर स्टेट में इसका एक प्रादेशिक कार्यालय खोलेंगे, जो उसका एक्ट में उसका प्रोविजन करा गया। और शुरुआत में ये कहा गया कि एकदम प्रशासनिक खर्चे, सरकार के वित्त व्यवस्था इसको अलाउ नहीं करेगी, इसलिए शुरू में हम 4 ऑफिस रख लेते हैं। बजाय आज जो डिसीजन बिना एक्ट में संशोधन के और इन कार्यालयों को वापस दिल्ली की तरफ लेके जा रहे हैं, मेरी समझ में जो 49 साल का जो तस्वूर है, जो शिक्षाविदों का तस्वूर है, उसके साथ में इससे बड़ा ज़्यादा खिलवाड़ कोई नहीं हो सकता। और टीचर एजुकेशन को क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया है।
राइट 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 राइट। तो सर इसमें जो एजुकेशन में जो हम देख रहे हैं, आपने बताया कि जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्रिएटिविटी बढ़े, पर आप देखिए ना ये रीजनल ऑफिस भी किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सिवाय डिक्टेटरशिप के क्या किया जा रहा है? आज जो इनका मूल ऑब्जेक्ट था वो इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाना था। अच्छा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ये पूछा जाना चाहिए इन रीजनल ऑफिसर्स ने, टीचर्स ट्रेनर जो है, जो टीचिंग ट्रेनिंग में जो अध्यापक लगे हुए हैं, उन अध्यापक की ट्रेनिंग के लिए क्या काम किया, कितनी तरह की उन्होंने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराई, है ना। जब लीडरशिप ही कमजोर होगी, जब उनका विजन ही क्लियर नहीं होगा, है ना, तो किस तरह से टीचर्स एजुकेशन इंप्रूव होगी। मुझे तो कई बार सर ये बात समझ में नहीं आती कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। कि अगर हमारे सोसाइटी के अंदर अगर पेरेंट्स है और टीचर है, अगर कॉलेज अच्छा नहीं चल रहा तो सोसाइटी गवर्न नहीं करेगी। आज क्या हॉस्पिटल्स को रेगुलेटरी बॉडी गवर्न करती है? क्या सोसाइटी गवर्न नहीं करती कोई डॉक्टर अच्छा है या खराब है? तो आज जो कॉलेजेस चल रहे हैं उसको वो कैसे चलेंगे, उनका स्वरूप कैसे होगा, वो क्वालिटी। आपने फ्री पॉलिसी दे दी, आप कॉलेज खोल सकते हैं। तो अब ये फ्री पॉलिसी पब्लिक के पास भी होनी चाहिए कि वो सेलेक्ट कर सके। काउंसलिंग के लिए देखेंगे तो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया इतनी मुश्किल है, 2 महीने हम काउंसलिंग के अंदर खराब कर देते हैं बच्चों को। काउंसलिंग कहते हैं किसको, जरा समझिए तो सही। काउंसलिंग का मतलब होता है बच्चे की रुचि को समझकर उसके अनुसार सब्जेक्ट देना, ना कि उसे मनवांछित जगह पे डाल देना। हमारे यहाँ कुछ काउंसलिंग भी ऐसी प्रक्रिया बन गई है जिसमें हम बच्चों को मेरिट नंबर के आधार पर क्लासीफाई कर रहे हैं और जगह के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं। कहाँ फ्रीडम है, कहाँ स्वतंत्रता है, कहाँ बच्चा जो चाह रहा है वो कर पा रहा है? क्या सोसाइटी कॉम्पिटेंट नहीं है कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए? क्या सोसाइटी में सब लोग मूर्ख ही है? क्या रेगुलेटरी जो बॉडी है वही सब कुछ चीजें कंट्रोल करेगी तो व्यवस्था चलेगी? कितना कंट्रोल राज लगाएंगे हम सीमेंट पे कंट्रोल लगाए, हम टेलीफोन पे कंट्रोल लगाए, कितना हम लोग कंट्रोल करेंगे? हम सभी लोग मूर्ख है तो फिर मूर्खों को क्या कंट्रोल किया जाएगा? क्या हमारे देश के देशवासियों को विश्वास नहीं करना चाहिए एक दूसरे पर? तो ये सर, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है इनका होना कितना प्रासंगिक है? मतलब ये जिस तरह से हमारे को कभी एनसीटी, कभी क्यूसीए इंस्पेक्शन करेगी, कभी नेक एक्रीडिटेशन देगी, तो क्या पब्लिक एक्रीडिटेशन नहीं करती? क्या पब्लिक इन सब इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने में समर्थ नहीं है? इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी का हमारी सोसाइटी में कितना औचित्य है? सर, अभी जो हो रहा है इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि सपोज 1000 बीघा जमीन है और हम उसमें 500 आदमियों को ये कह दें कि आपकी मर्जी से घर बना लो, तो सभी अपनी मर्जी होगी वहीं पे घर बनाएंगे। और जब घर बन के तैयार हो जाए उसके बाद में कहेंगे रास्ते सीधे क्यों नहीं, अब हम इसकी प्लानिंग करेंगे, घरों को तोड़ो। यही सब कुछ हो रहा है। और ये सारा इसलिए हो रहा है कि हमने 70 साल में ये जनता पर जो विश्वास नहीं करा और हम हैंटर से जो चलाने की जो हमारी प्रवृत्ति है, मेरी समझ में वो इसके लिए जिम्मेदार है। हमने 70 साल में एक भी शिक्षाविद ऐसा नहीं बनाया जो अध्यापक शिक्षा को संभाल सके, जो इसको सही दिशा में ले जा सके। लंबे समय से एनसीटी में हम देख रहे हैं मेंबर सेक्रेटरी एक आईआरएस, उससे पहले एक आईएएस, उससे पहले एक मिनिस्ट्री का सिर्फ जो ओएस है, जो वहाँ का कोई आईएएस और किसी कैडर का आदमी नहीं, उसको चार्ज दे दिया। इसके बाद में चेयरमैन पे एक आईएएस, मैं वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट है वो लंबे समय से खाली पड़ी है। शिक्षाविदों से कोई सर्वे नहीं करवाया गया, किसी प्रकार का एक्ट में कोई संशोधन नहीं करवाया गया, किसी प्रकार की बहस नहीं करवाई गई, और उसके बिना एक क्यूसीआई। और उसके लिए भी जब आपको जांच करनी है तो करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम चोर हैं, आपको जांच करनी है, करिएगा। उसके नहीं सर, मुझे बताइए जांच किस बात की जांच हो? आपने कोई फंड दिया हो, आपने कोई अमाउंट दिया हो, आपने सब्सिडी दी है तो आप जांच करें। इंस्टीट्यूशन अपने बल पे चल रहा है, उसको पब्लिक पसंद कर रही है, इस वजह से चल रहा है, तो आप किस बात की जांच कर लेना चाहते हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और एक बात देखिए सर, अभी एनसीटी के चेयरमैन सर आए, कितनी ब्लंटली उन्होंने बात की। मुझे लग रहा है कि चंद्रगुप्त को चाणक्य बनाए या चाणक्य को चंद्रगुप्त बनाए। चंद्रगुप्त चाणक्य तैयार करने के लिए क्या काम कर रहा है? कितना गलत काम हो रहा है। अगर एनसीटी के चेयरमैन अगर शिक्षाविद होते तो कितना अच्छा होता। ये हमारे प्रशासन को समझना चाहिए कि एजुकेशन विंग को एजुकेशनिस्ट ही संचालित करे। चाणक्य ही चंद्रगुप्त बनाए, पर चंद्रगुप्त चाणक्य बनाना फंडामेंटली रॉन्ग है। और उन्होंने जिस तरह से ब्लंटली आकर यहाँ टीचर से बात की, जयपुर में जब मैं यहाँ गया तो मैंने देखा थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल बैठे थे। जिस तरह से बात की उन्होंने, उससे लग ही नहीं रहा था कि उनको एजुकेशन की जरा भी समझ है।
मुझे लगता है कि इस बात पे तुरंत रिव्यू करना चाहिए कि हमारे चेयरमैन कैसे बनाने चाहिए और एजुकेशन कैसे बढ़नी चाहिए। एजुकेशन कब सेफ होगी? जब वहाँ बुद्धिजीवी लोग होंगे। कम से कम जो एजुकेशन को कंट्रोल कर रहा है उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करने का अनुभव चाहिए, उसे हंटर चलाने का अनुभव नहीं चाहिए, उसे रेगुलेट करने का अनुभव नहीं चाहिए। एजुकेशन एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप ब्यूरोक्रेसी के साथ चलाए, जिसे जबरदस्ती की जा सके। मुझे लगता है एजुकेशन, जब हमारे देश में एजुकेशनिस्ट अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारे देश के अंदर अच्छे एजुकेशनिस्ट नहीं होंगे, तब तक ना तो अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, ना अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं और ना अच्छे आईएएस हो सकते हैं। इसलिए एजुकेशन जिस देश के अंदर बढ़ेगी, मुझे लगता है वही देश सिविलाइज्ड बनेगा और वही देश आगे तरक्की कर सकेगा। इसके अलावा सर, एक ऐसी बात जो बीएड एजुकेशन के अंदर हमारे को और बेहतर बनानी चाहिए। प्रशासनिक ढांचे की हमने बात करी, हमने प्रशासन की बात की। ये मैसेज हम चाहेंगे कि सभी पहुंचे और हम आत्ममंथन करें कि जो इनएलिजिबल आदमी जब सीट पे बैठ जाता है तो लीडरशिप खराब हो जाती है, और खराब लीडरशिप से हम कैसे बेहतर चीज़ों की अपेक्षा कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। अभी पटना के हाई कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करी है और उन्होंने हमारे अभी चेयरमैन को ये कहा कि जिस पोस्ट पर ये चेयरमैन है उसके लिए फिट पोस्ट नहीं है। और इनको कोर्ट ने कुछ समय पहले एक डायरेक्शन दी थी, कहा कि इनको ये समझ में नहीं है कि हमने क्या कहा था टीचर एजुकेशन के फील्ड में, हमने क्या कहा था वो अभी जो चेयरमैन है इनको समझ में नहीं आ रही। जब कोर्ट इस तरह की बात कह रहा है, हमारा न्यायालय इस तरह की बात कह रहा है, और इसके बाद में भी दुर्भाग्य देखिएगा कि हमने पूरे देश में किसी राज्य में और केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय में एक भी सेक्रेटरी कोई विशेषज्ञ नहीं है, सारे आईएएस को बिठा रखा है। इसके बाद में जो इस तरह विशेषज्ञता वाले जो विभाग हैं उनके भी मुखिया उन्हीं को बना दिया, जो सिर्फ कागजी हेराफेरी बहुत अच्छी जानते हैं, जो हंटर से जनता को हाँकना बहुत अच्छे जानते हैं, अपनी बात को मनवाना ये किन प्रकार उनको बहुत अच्छा आता है, किंतु उस व्यवसाय की, उस विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता और बारीकियां उनको बिल्कुल पता नहीं होती। आज एक आईएएस ऑफिसर को कैसे पता हो सकता है कि शिक्षण में पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना में कौन कौन से स्टेप होते हैं, ब्लैक बोर्ड पर कैसे खड़ा होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड के समझ में क्या क्या सजेशन दिए जाने चाहिए, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। बहुत सारे शिक्षाविदों ने इतना समय लगाया और मेरी समझ में इस समय जो गवर्नमेंट इस तरह का जो काम कर रही है वो कतई देश हित में नहीं है। और मैंने पढ़ा था अभी कि अगर किसी देश को तोड़ना हो, उसको खत्म करना हो, तो वहां पर कोई अणुबम गिराने की जरूरत नहीं है, वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेकार कर दीजिएगा, उसको खराब कर दीजिएगा, वो देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम उसी दिशा में जा रहे हैं और समय रहते अगर इस पर नहीं चेते तो इसके परिणाम बड़े खराब होंगे। जो हमारे देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उन वीरों ने, शहीदों ने जो अपना खून दिया, हम कहीं ना कहीं उसके साथ में ज्यादती कर रहे हैं। थैंक यू।